ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से लड़ाई में ज्यादा केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर 31.15% हुई। भारतीय रेलवे ने विशेष यात्री गाड़ियां चलाने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने रेलगाड़ियों से सफर करने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए और केंद्रीय कृषि मंत्री ने 177 नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से लड़ाई में ज्यादा केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि अब संक्रमण के फैलाव को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोग सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित पूरी सावधानी बरतें। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में श्री मोदी ने कहा कि सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण भारत इस संकट से मुक्त रहे। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई भागों में आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे मगर निश्चित रूप से फिर शुरू हो गई हैं और आगामी दिनों में ये प्रक्रिया और तेज होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत की सफलता को विश्व भर में स्वीकार किया गया है। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर 31.15% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पिछले 24 घंटे में 4,213 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 67,152 हो गई। इनमें से 20,926 रोगी ठीक हो गए हैं, जबकि 2,206 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,559 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई है। अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि संक्रमण का कोई भी लक्षण दिखाई देने पर उन्हें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और इसे छिपाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि लड़ाई कोविड-19 महामारी से है, संक्रमित लोगों से नहीं। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। भारतीय रेलवे ने रेल सेवा धीरे धीरे फिर शुरू करने की घोषणा की है। आज से विशेष यात्री गाड़ियां चलाई जाएंगी। टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट पर ही बुक किए जा सकेंगे। रेल मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को अपना भोजन और पीने का पानी साथ लेकर चलना चाहिए। करंट बुकिंग, तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग भी उपलब्ध नहीं होगी। केवल वैध और कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों को मास्क लगाना होगा और जांच करवानी होगी। केवल ऐसे यात्रियों को ही ट्रेन में बैठने की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा ताकि स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके। ट्रेन रवाना होने से 24 घंटे पहले तक टिकट ऑनलाइन रद्द कराए जा सकेंगे। टिकट रद्द करवाने का शुल्क किराए का 50% होगा। मंत्रालय ने सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और उसे इस्तेमाल करने की सलाह दी है। रेलगाड़ियों के अंदर कंबल और चादर उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे। डिब्बों में पर्दे भी नहीं होंगे। यात्रियों को अपनी चादर साथ रखने की सलाह दी गई है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कंफर्म टिकट के आधार पर ही यात्री को स्टेशन तक आने जाने के लिए वाहन चालक की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि सभी यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश करते समय और यात्रा के दौरान सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करना होगा। रेल मंत्रालय यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच करेगा। यात्रियों को स्वास्थ्य और साफ सफाई का सख्ती से पालन करना होगा।
यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश और निकास के समय तथा रेलगाड़ी में बैठने पर सैनिटाइजर दिया जाएगा। यात्रा के दौरान मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। गंतव्य स्थल पहुंचने पर यात्रियों को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। रेल मंत्रालय से कहा गया है कि रेलगाड़ियों की समय सारणी, टिकट बुक कराने की प्रक्रिया, यात्रियों के प्रवेश और आवागमन तथा कोच सेवाओं की जानकारी प्रकाशित की जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 177 नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की शुरुआत की ताकि कृषि बाजार को मजबूत किया जा सके और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए फसल कटाई के बाद किसान उसे उचित मूल्य पर बेच सकें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई मंडियों की शुरुआत करते हुए श्री तोमर ने कहा कि किसानों को लाभ देने के लिए ई-नाम मंडियों को सुदृढ़ करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि ई-नाम पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी संकल्पना पर आधारित है, जिससे तकनीक के इस्तेमाल से किसानों को उचित लाभ दिया जा सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आइए अब आपको दिखाते हैं डीसीपी मोनिका भारद्वाज का एक बेहद जरूरी वीडियो में बताया जा रहा है कि किन बातों का ध्यान रखते हुए हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, कोरोना की इस जंग में आपको बहुत सारे निर्देश टाइम पे मिलते रहे हैं, आपको बहुत सारी जानकारी सर्कुलेट भी की गई है, लेकिन मेरा मानना है कि जो जानकारी वीडियो के जरिए आपको मिलती है तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। हम एक नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में वीडियोस की सीरीज़ बनाएंगे जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, आपके ड्यूटी पॉइंट पे आपको रिलैक्स करने में बहुत काम आएंगी। ये पहला वीडियो जो आज बनाया जा रहा है वो आपके खान पान से रिलेटेड है कि खान पान में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखने वाली जो समझनी है कि ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए है, ये कोरोना का इलाज नहीं है। और ये सारे निर्देश आयुष मंत्रालय के जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंगली ही हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले पानी से शुरू करते हैं। आप सबको काफ़ी बार ये जानकारी दी गई है कि कोशिश करें कि गर्म पानी ही पिए। ये आपके गले को ठीक रखने के लिए बहुत एक अच्छा उपाय है और वायरस से ये आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने में भी, वायरस से लड़ाई में भी आपकी मदद करता है। अगर आप पानी सादा पी रहे हैं, नॉर्मल पानी पी रहे हैं, गर्म नहीं है, तो उसमें आप नींबू निचोड़ के भी पी सकते हैं। जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन सी होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरे पीने की चीज़ों में हम सुबह उठने पे चाय पीते हैं, तो चाय में आप कोशिश करें कि अगर तुलसी का पत्ता आप डाल सकते हैं, तुलसी का पत्ता डालें, उसमें अदरक का ज़रूर इस्तेमाल करें। अदरक एक कंटेंट है जिससे आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। गुड़, हम चीनी वाइट शुगर जो मानी जाती है वो कहीं ना कहीं सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती, लेकिन गुड़ एक नेचुरल शुगर है, तो चाय में भी आप कोशिश करें कि गुड़ वाली चाय आप पिए। फिर हम दूध पे आते हैं। काफ़ी लोग दूध भी पीते हैं, काफ़ी लोग सोने से पहले दूध पीते हैं। दूध का आप लोग काढ़ा बना के पी सकते हैं, उसमें काली मिर्च डालें, उसमें खजूर सूखे हुए डाल सकते हैं या उसमें आप लौंग डाल सकते हैं, काढ़ा बना के पी सकते हैं। अगर ये सब आपको लगता है कि इसमें मेहनत ज़्यादा है तो आप उसमें सिंपली हल्दी डाल दें, हल्दी डाल के दूध को पिए। हल्दी एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है। बचपन में हम लोग को जब चोट लग जाती थी तो हमारी माँ कभी कभी उस पर हल्दी भी लगा देती थी और वो चोट हील हो जाती थी। तो शरीर के अंदर भी हल्दी का उतना ही मूल्य है। आप दूध में हल्दी डाल के पिएंगे तो वो एज ए नेचुरल एंटीसेप्टिक अंदर आपके काम करेगी और इम्यूनिटी को आपके बूस्ट करेगी। अब खाने पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जितनी भी कुकिंग प्रणाली है उन सब में हल्दी काफ़ी यूज़ होती है। सब्जी में हल्दी ज़रूर डाली जाती है। हल्दी के बारे में आपको पहले मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा आप लोग मेस में अगर खाना खाते हैं तो वहाँ पे दाल बड़ी प्राथमिकता से बनती है। दाल में आप लोग तड़का लगाने के लिए कुक को बोलें, जीरे का छौंक लगाएं, उसमें तड़के में लहसुन और अदरक डालने के लिए आप अपने कुक को समझाएं कि उसमें अदरक हो, लहसुन हो। ये दोनों चीज़ें, अदरक के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, और लहसुन भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहता है। अब अगर आगे की चीज़ों पे आए तो और आप क्या कर सकते हैं। नारियल का तेल या तिल का तेल, ये दो तेल आप ले सकते हैं। 1 चम्मच आप अपने मुंह में रखें, उसको मुंह में चारों तरफ घुमाएं और फिर उसको बाहर निकाल दें। ये ऑयल थेरेपी है।
अगर आगे चले तो एक स्टीम, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके गले में किसी तरह का अगर वो ड्राई कफ महसूस कर रहे हो या गले में दर्द हो, तो स्टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट, हम सबको पता है अगर खांसी है, जुकाम है तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि स्टीम लेना चाहिए। तो जो पानी ले रहे हैं, सादे पानी में भी आप ले सकते हैं, जो स्टीम है भाप ले सकते हैं। अगर उसमें आप थोड़ा अजवाइन डाल देते हैं या पुदीने का पत्ते डाल देते हैं तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सादे पानी की जगह आप पुदीना या उसमें अजवाइन डाल के भी स्टीम ले सकते हैं, जो कि आपके गले को काफ़ी हद तक इसमें रिलीफ मिलेगा। ड्राई कफ में भी इससे मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से सबको विटामिन सी की टैबलेट्स भी सप्लाई की जा रही है, तो समय समय पे आप विटामिन सी की दिन में 2 बार, 1 से 2 बार आप विटामिन सी की टैबलेट्स भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें, छोटे छोटे उपाय अगर आप करते रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य ज़रूर बना रहेगा, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव रहेगी। मैं आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर अनामिका चौधरी, जो कि एमडी आयुर्वेदा हैं, और आज कोरोना वायरस और उससे उपजी जो समस्याएं हैं उस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आयुर्वेद कोरोना से हमारी लड़ाई में मददगार साबित हो सकता है। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस भी आई हैं जिसमें कहा गया है कि हम आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उनका अनुपालन करें। कुछ गाइडलाइंस में कुछ इस तरह की वस्तुओं की बात है जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को भी बढ़ाती हैं। तो डॉक्टर अनामिका चौधरी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। डॉक्टर अनामिका, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद कोरोना या कोविड-19 को किस रूप में देखता है? देखिए, अगर हम कोविड-19 की बात करें तो जिस तरह से पहले भी कई तरह के वायरस आते रहे हैं और उसको हम फाइट करते हैं, वो खत्म हो जाता है, सेम वही स्थिति है। और हम भारतीयों को विशेष ज्यादा इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अपने डेली रूटीन में जो हम भोजन लेते हैं, हम लोग का भोजन आहार विहार बहुत अच्छा है और कंट्री के अकॉर्डिंग कि सबसे अच्छा आप देखिए, हम हल्दी डेली यूज करते हैं जो कि आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। हम लोग चाय पीते हैं, हम लोग चाय में अदरक डालते हैं जो कि आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ को अच्छा करता है। आप लोगों को बस थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है। जिस तरह से ये फैल रहा है उसमें हमें आयुष मंत्रालय आपको गाइडलाइन दे रहा है, सरकार जो हमें बता रही है कि हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है एक दूसरे से। बाहर से आप आ रहे हैं, हैंड वॉश करना है। जो लोग डेली अपना वर्क कर रहे हैं उन्हें हैंड वॉश करना है। और हमें इसके लिए भी पैनिक नहीं होना कि हमें सैनिटाइजर से ही हाथ धोना, हम अपने साबुन से भी हाथ धो सकते हैं, वो भी वही काम करेगा। तो आपने कहा कि बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे किचन में हैं, और हल्दी का नाम आपने लिया, इसके अलावा अदरक। और कौन सी चीजें हैं जिनको हम अपने रोजमर्रा के खान पान में प्रयोग में ला सकते हैं? हम लाते हैं, लेकिन इस समय खास तौर से हम ध्यान दें कि वो हमारे भोजन का हिस्सा बने। आयुष मंत्रालय ने अभी रिसेंटली एक काढ़े का यूज किया था जो कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट शो कर रहा है। तो मेरा यही कहना है कि जैसे हम लोग डेली चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 लौंग हो गई, 4 काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, सौंठ हो गया, तुलसी हो गया, 5 चीजों को आप गर्म पानी में डालिए, उसको एक बॉईल हो जाने दीजिए, उसको छान के आप पी लीजिए। या फिर इन सबका आप पाउडर बनाइए और जब चाय जैसे बच्चों को देनी है, अगर चाय बना रहे हो उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, या बच्चों के दूध में डाल दीजिए, बच्चों को हल्दी वाला दूध दीजिए। ये कहना चाहूंगी कि ठंडी चीजों का थोड़ा सा परहेज करें, जिनसे कि हमें अक्सर थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, ठंडी हो गई, खट्टी हो गई, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। खासकर उन लोग को जिन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पहले से है, जो अस्थमा के पेशेंट हैं हमारे, या जिनको ये पता है कि हम सीजन चेंज होते ही हमें सर्दी जुकाम या गले में दर्द, टॉन्सिल वाली प्रॉब्लम हमें हो जाती है, उन्हें विशेष ध्यान रखना है। उन्हें डेली ये काढ़ा बना के पी लेना है घर में। आप उसको दिन में 2 बार, अगर आप बाहर आना जाना कर रहे हैं तो आप जब भी बाहर से वापस आए इस काढ़े को बना के पी लीजिए।
और आयुष सेतु जो ऐप है वो सब लोग डाउनलोड कर लें। उसमें आयुष मंत्रालय अपनी गाइडलाइन जो देता है उसमें अपडेट होता रहता है। काढ़े की भी पूरी डिटेल आपको उस पे मिल जाएगी। जो हमारे थोड़े बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर, वो कोशिश करें कि डेली च्यवनप्राश ऐड कर लें, क्योंकि थोड़ा सा एज फैक्टर होता है, तो उसके लिए आप च्यवनप्राश ऐड कर ले जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। और जो हमारे बच्चे हैं 12-14 साल से कम के, उनको हम इम्यूनिटी बूस्ट के लिए बोलेंगे कि स्वर्ण प्राशन का प्रयोग करें। तो ये बहुत ही इजी चीजें हैं जो हमारे आसपास है जिनसे हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और फिर हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का एक ही इलाज है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो वायरस आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डॉक्टर अनामिका, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि ये मौसम परिवर्तित हो रहा है, इस समय हम बारिश भी देख रहे हैं, हल्का गर्म होना भी शुरू हुआ है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसे में कुछ सीजनल जो डिसऑर्डर्स हैं, खासतौर से हम खांसी जुकाम बुखार की बात करते हैं, या कुछ इस तरह की एलर्जीज हैं जो हो जाती हैं, तो इस समय किस तरह का खान पान हमारा होना चाहिए? ये बूस्टर्स के अलावा हम किस तरह की चीजों का सेवन करें? इस समय सब्जियां भी आ रही हैं, बहुत अच्छी सब्जियां हैं। जी देखिए, ये तो हम हर सीजन के लिए हम यही कहते हैं, जो सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स है वो हमें हर सीजन में उस ऋतु के अनुसार लेने चाहिए। जैसे अभी आपका वाटरमेलन आ रहा है, तरबूज, बनाना आ रहा है, ये बहुत अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ये हमको, जो हमारी प्रकृति हमें जिस टाइम पे जो फल और सब्जियां देती है वो उसके अकॉर्डिंग ही देती है, हमारे शरीर आवश्यकता के अनुसार ही देती है। हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स आ रही हैं, ये सारी अब ये हमें यूज करनी है। यही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगी और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है उनको पूरा करेगी और आपको रोगों से बचाएगी। हम हैंड सैनिटाइजेशन की बात लगातार कर रहे हैं, तो थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से, वो कौन सा तरीका, सही तरीका है हाथ धोने का? जो लोग डेली काम पर जा रहे हैं और बार बार उठ के साबुन से हाथ नहीं धो सकते, अपने पास रखी हुई चीजों को बार बार टच कर रहे हैं, और बहुत लोग वहां भी आ रहे हैं टच कर रहे हैं, उनको जो सैनिटाइजर की जरूरत है हैंड सैनिटाइज करने के लिए, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने यूज करा सैनिटाइजर। बट जो लोग साबुन और पानी जिनको अवेलेबल है, तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों को कि प्लीज सैनिटाइजर पे डिपेंड मत होइए। आप लोग पानी और साबुन को यूज करिए, साबुन पे हैंड वॉश करिए। 20 सेकेंड आपको हैंड वॉश करना होता है, आपकी हथेली और बैक साइड दोनों को रब करना होता है 20 सेकेंड के लिए, और उसको वॉश कर लीजिए। यही सही तरीका है। मास्क भी अब आवश्यक चीजों में शामिल हो गया। यदि हम बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग जरूरी है, और ये सरकार के दिशा निर्देश हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, मास्क किस तरह का होना चाहिए? देखिए, मास्क अगर आपके पास अवेलेबल है बहुत अच्छी बात है, आप उसको पहनिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास आपका रुमाल है, उसको 3 लेयर में फोल्ड करिए। गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनके पास दुपट्टा है, उसको 3 लेयर में फोल्ड करिए और उसको आप अपने मुंह पे बांध दीजिए। और अगर मास्क अवेलेबल है तो ठीक है, आप मास्क यूज करिए। नहीं है तो बीच में बहुत इस वजह से भी लोग पैनिक हुए थे कि हमें मास्क नहीं मिल रहा या इतना महंगा मिल रहा है। तो ये जो वायरस है ना, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो ये हम अगर कपड़े को 3 लेयर में भी फोल्ड करके बांध लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है, जिसे हम फिजिकल डिस्टेंसिंग भी कहते हैं। तो क्या आपका अनुरोध है, क्योंकि व्यक्ति बाहर तो निकलेगा, उसको दूध लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है, या कई बार इस तरह की इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं जिसमें उसको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है, वो बैंक भी जाता है अपने कार्यों के लिए, ATM मशीन का वो इस्तेमाल करता है। तो किन बातों का खास तौर से ध्यान रखें? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। सिर्फ इसी बीमारी के लिए नहीं कि हम कोविड-19 है तो इसलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज होती है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छूने से या खांसने से या सांस के द्वारा दूसरे व्यक्ति को पहुंच जाती है। तो ठीक है, हम पहले इस चीज को नहीं ध्यान देते थे, बट मेरा सबसे यही अनुरोध है कि आप लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखना है। चाहे आप हॉस्पिटल में हैं, चाहे आप ATM की लाइन में लगे हैं या दुकान के बाहर खड़े हैं, आसपास की चीजों को आपको ज्यादा टच भी नहीं करना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्योंकि अगर दूसरे व्यक्ति को है तो ये फिर बहुत, अगर आप उसके पास खड़े तो बहुत आसानी से फिर ये दूसरे व्यक्तियों में ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है। तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर अनामिका चौधरी, आज आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस तरह से हम आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हुए, आयुर्वेद में जो पद्धतियां बताई गई हैं, जो खान पान है, उसका ध्यान रखते हुए अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, उसको बढ़ा सकते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम इस बीमारी के प्रसार को हम रोक सकते हैं, चेन को तोड़ सकते हैं। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
अब आपके सामने पेश हैं एक जानी मानी हिंदी और पंजाबी की लेखिका और गायिका हेमलता खिवानी। कुदरत ने उनको एक बहुत ही खूबसूरत मीठी सी आवाज बख्शी है। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में एक गीत, न जाने कब आंखें तू खोले, कश्ती बीच भंवर में डोले। कश्ती बीच भंवर में डोले, कश्ती बीच भंवर में डोले। ना जाने कब आंखें तू खोले, तू खोले, तू खोले, कश्ती बीच भंवर में डोले, कश्ती बीच भंवर में जाने क्यों की वक्त ने बेवफाई, ये दीवार क्यों मुश्किलों की बनाई। वो संदेश गम का हवा भी है लाई, मेरी हर खुशी की है बातें बुझाई, बातें बुझाई। ना जाने कब आंखें तू खोले, तू खोले, तू खोले, कश्ती बीच भंवर में डोले, कश्ती बीच भंवर में डोले। तू अपनी वफाओं का एहसान कर दे, रहम हम पे भी थोड़ा रहमान कर दे। तू गुम आके बस अब ये गुमनाम कर दे, तू धीमा ये मंडराता तूफान कर दे, तूफान कर दे। ना जाने कब आंखें तू खोले, तू खोले, तू खोले, कश्ती बीच भंवर में डोले, कश्ती बीच भंवर में डोले। ना जाने कब आंखें तू खोले, तू खोले, तू खोले, कश्ती बीच भंवर में डोले, कश्ती बीच भंवर में डोले। दोस्तों, आपको बताएं कि रेल मंत्रालय ने यात्रियों के लिए कुछ विशेष रेलें चलाने का फैसला किया है।
आपसे हम अनुरोध करेंगे कि अगर आप इस दौरान यात्रा करना चाह रहे हैं, अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा है, तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी ले लें और सभी नियमों को अच्छे तरीके से समझ लें। इन रेलगाड़ियों में न तो पर्दे होंगे, न चादरें उपलब्ध करवाई जाएंगी और सभी से ये अनुरोध किया जा रहा है कि रेलगाड़ी के लिए अपनी चादर वगैरह खुद लेकर जाएं। ऐसा सभी की सेहत को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है ताकि साफ सफाई का प्रबंध किया जा सके और किसी भी तरह का कोई संक्रमण फैलने का जो डर है उसे कम से कम किया जा सके। यात्रियों से यह भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो रेलगाड़ी में प्रवेश से पहले स्टेशन पर ही अपनी अच्छे से जांच करवाएं, हैंड सैनिटाइजर का सही तरीके से उपयोग करें और अपना खाना और पीने का पानी साथ लेकर चलें ताकि रास्ते में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। जिन लोगों को लॉकडाउन के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा है, उन सभी से ये अनुरोध है कि टिकट से जुड़े हुए नियमों को भी अच्छे तरीके से पहले पढ़ लें, उनका पता लगा लें। कहाँ से टिकट बुक करवाना है, अगर टिकट रद्द करवाना है तो कितनी राशि का आपको भुगतान किया जा सकता है, ये सभी कुछ आप पहले पता कर लेंगे तो अचानक से कोई नई परेशानी नहीं आएगी। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।